गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, क्या कह रहे हो? 6 मिनट लेट हो गए। हाँ, बहुत दिनों के बाद क्लास 9 बजे रखी है, तो इसलिए आज थोड़ा सा लेट हो गए। चलो तो फिर जल्दी से शुरू करते हैं, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। रिवीजन चल रही है हमारी चैप्टर नंबर 8 की, जिसका नाम है ऑडिट रिपोर्ट। और कल हमने इस चैप्टर में 700 सीरीज के 5 स्टैंडर्ड 700, 701, 705, 706, 710 प्लस ब्रांच ऑडिट की स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट प्लस एसए 600, ज्वाइंट ऑडिट का मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एसए 299 के प्रोविजंस। तो कल हमने ब्रांच ऑडिट, ज्वाइंट ऑडिट का कॉन्सेप्ट और 5 स्टैंडर्ड 700 सीरीज के, एक स्टैंडर्ड 600 सीरीज का और एक स्टैंडर्ड 200 सीरीज का डिस्कस किया था। इस सेशन में हम रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के थर्ड पार्ट की, जिसमें हम बात करेंगे कंपनी ऑडिटर की क्या ड्यूटीज हैं, कौन सी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं अंडर द कंपनी एक्ट 2013 जो कंपनी ऑडिटर की ड्यूटीज का पार्ट बनती हैं, एंड रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020। तो दो मेन टॉपिक हैं हमारे आज के रिवीजन सेशन के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑडिटर की ड्यूटी अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्वायर अपॉन सर्टेन मैटर। 6 मैटर हैं जिसके ऊपर ऑडिटर को इंक्वायरी कंडक्ट करनी है, एंड यदि इंक्वायरी का रिजल्ट नेगेटिव में आता है देन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट। अदरवाइज कोई रिपोर्टिंग सेक्शन 143 के मैटर पर नहीं होगी यदि ऑडिटर सेटिस्फाइड है विद द मैटर प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। तो कौन से मैटर्स हैं? फर्स्ट, loans and advances whether they are properly secured and the terms on which the loans and advances are made whether they are prejudicial to the interests of the company, whether the transactions that are merely represented by book entries whether they are prejudicial to the interests of the company, whether assets of the company represented by shares, debentures, other securities in case of a non-banking or non-investment company are being sold at a price less than its acquisition cost, whether loans and advances made by the company are being shown as deposits, whether personal expenses charged to revenue account, and where it is stated in the books of account that shares are being issued for cash, whether cash has actually been received on the shares allotted for cash, and if cash is not actually received, whether correct position shown in the books of account and balance sheet। तो ये 6 मैटर हैं जिनके ऊपर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट इंक्वायरी, और यदि इंक्वायरी का रिजल्ट नेगेटिव में आता है जो कंपनी की फेवर में नहीं है देन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट दीज मैटर इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। और ऑडिट रिपोर्ट में कहां पर? कल हमने 700 की रिवीजन की थी और उसमें एलिमेंट ऑफ अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा था, और उसमें एक पॉइंट आता है अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी हेडिंग बनती है रिपोर्टिंग ऑन लीगल एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। उसके अंदर फिर ये सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 की रिपोर्टिंग आएगी। सेक्शन 143 सब सेक्शन 2, auditor of the company is required to make a report
टू whom? टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। किस मैटर पर? ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम एंड एवरी बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी लेड बिफोर द जनरल मीटिंग। जो कंपनी की जनरल मीटिंग में मेंबर्स के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखनी है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर एक रिपोर्ट बना करके मेंबर्स को देनी है, प्लस अकाउंट्स जो उसने एग्जामिन करे। तो जब हम ओपिनियन सेक्शन बनाते हैं, ओपिनियन सेक्शन ध्यान होगा उसकी मैंने ड्राफ्टिंग भी आपको कराई थी रेगुलर बैच के अंदर, जहां पर ऑडिटर लिखता है in our opinion to the best of our information and explanation provided to us the financial statements and books of account provides the information in the manner required by the act and are prepared in all material respect as per the requirements of, फिर FRF का नाम आ जाता है। तो ऑडिटर को एक रिपोर्ट देनी है कंपनी के मेंबर्स को ऑन द अकाउंट जो उसने एग्जामिन करे एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी की जनरल मीटिंग में मेंबर्स के सामने रखे जाएंगे, और उस रिपोर्ट में उसको स्टेटमेंट देनी है, अपनी ओपिनियन देनी है दैट वेदर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज वेदर these accounts and financial statement give a true and fair view of state of affairs in case of balance sheet, profit and loss in case of P&L account या statement of profit loss and cash flows with respect to cash flow statement. So in relation to books of account and financial statement, auditor is required to issue a report to the members of the company, and in the report he is required to state whether to the best of his information and knowledge such books of account and financial statement show a true and fair position of या view of state of affairs, financial results and cash flows. Thereafter फिर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर ऑडिटर की क्या क्या रिपोर्टिंग ड्यूटीज है। ऑडिटर को रिपोर्ट करना है क्या उसको ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट मिली है या नहीं, वेदर ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड all the necessary information and explanation required for the purposes of audit. Number 2, whether proper books of account have been maintained in relation to branch audit। कल हमने पढ़ा था रूल नंबर 12 एंड सेक्शन 143 सबसेक्शन 8, जिसमें ब्रांच ऑडिटर की ड्यूटी थी कि ब्रांच ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इशू अ रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच एग्जामिन्ड बाय हिम एंड दैट रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय ब्रांच ऑडिटर टू whom? टू द कंपनी ऑडिटर, और कंपनी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डील विद द रिपोर्ट इन द मैनर ही थिंक्स फिट। तो कंपनी ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करता है whether branch audit report has been received or not and how he deal with the branch audit report। means ब्रांच ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन को वो कंपनी एज ए होल के रेफरेंस में कैसे कंसीडर कर रहा है। वेदर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्री विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट है, इन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ होती है। तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट whether the balance sheet and P&L account figures match with the figures shown in the books of account, whether financial statements comply with the accounting standard notified under section 133 of the Companies Act 2013. Auditor is required to comment on the financial transactions or matters S यहां आएगा, matters having any adverse effect on the functioning of the company, whether any director is disqualified under section 164 subsection 2
क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क्स विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, यदि अकाउंट्स की मेंटेनेंस में किसी भी तरह की कोई भी क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क्स है, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। ऑडिट रिपोर्ट के कौन से पार्ट में? वही सेकंड पार्ट। एक पार्ट तो आ जाता है पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसमें आप ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन, MURG, की ऑडिट मैटर, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी को कवर करते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्टिंग है। ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन, MURG, KAM, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद ऑडिट रिपोर्ट का दूसरा पार्ट शुरू होता है, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ये मैंने क्लासिफिकेशन आपको रेगुलर बैच में जो रिलायंस की और टाटा मोटर्स की दोनों रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें आपके साथ डिस्कस भी किया था। तो ये जो 143(3) की रिपोर्टिंग है, ये सारी रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर कवर होती है। ऑडिटर इज required to report whether internal financial control with reference to financial statement whether they are in place, मतलब एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, and whether they are effectively operated or not, क्या ये कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। However, ये रिपोर्टिंग एक प्राइवेट कंपनी के केस में विच इज अ 1 पर्सन कंपनी और अ स्मॉल कंपनी, या कंपनी जिसकी टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड जिसकी एग्रीगेट बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है एनी बॉडी कॉर्पोरेट, जनरली नहीं होता ये वर्ड, बोरोविंग्स देखी जाती हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, लेकिन IFC की रिपोर्टिंग में बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स भी कवर कर लिया। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 25 करोड़ रुपए। तो टर्नओवर लास्ट ईयर की, मान लो मैं ऑडिटर हूं 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का, तो मुझे देखना है क्या कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 23-24 की टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से कम है, एंड ड्यूरिंग द ईयर जो लोन का अमाउंट है वो किसी भी सिंगल डे पर 25 करोड़ या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 25 करोड़ या उससे ज्यादा का अमाउंट नहीं होना चाहिए। इसके एडिशन में ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन अदर मैटर्स। अदर मैटर कौन से? जो रूल नंबर 11 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014 में प्रिस्क्राइब है। रूल 11 में क्या क्या प्रिस्क्राइब है? पॉइंट ए, क्या इंपैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज डिस्क्लोज्ड, वेदर प्रोविजन फॉर foreseeable losses on long-term contract including derivative contracts बनाया गया है प्रोविजन, whether there is any delay in transferring the funds to investor education protection fund, whether मैनेजमेंट ने आपको एक रिप्रेजेंटेशन दी है कि कंपनी ने कोई भी फंड एडवांस की फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में इन्वेस्ट नहीं किया है इन एनी अदर एंटिटी विद एन अंडरस्टैंडिंग कि ये जो अदर एंटिटी है इन फंड को लेंड करेगी, इन्वेस्ट करेगी इन अदर एंटिटीज जिनको आइडेंटिफाई किया जाएगा इन एनी मैनर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो कंपनी ने किसी भी दूसरी कंपनी में ना तो कोई एडवांस दिया है ना कोई इन्वेस्टमेंट की है विद अ अंडरस्टैंडिंग कि ये कंपनी आगे किसी और कंपनी में एडवांस या इन्वेस्टमेंट देगी, ऐसा कुछ नहीं है। आइडेंटिफाइड इन एनी मैनर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, और
provide any guarantee security on behalf of the ultimate beneficiaries। तो इसमें आप ऑडिटर हैं सी कंपनी के, सी कंपनी ने आई कंपनी को कोई पैसा नहीं दिया है विद द अंडरस्टैंडिंग कि आई कंपनी इस पैसे को यूबी नाम की कंपनी अल्टीमेट बेनिफिशियरी नाम की अल्टीमेट बेनिफिशियरी को लेंड करेगा, एडवांस देगा, इन्वेस्टमेंट करेगा या अल्टीमेट बेनिफिशियरी कंपनी के बिहाफ पर उसके किसी लोन के लिए गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। मींस कंपनी डायरेक्टली यूबी को ना देकर आई को दे रही है विद अंडरस्टैंडिंग कि आई इस पैसे को फर्दर लेंड करेगा, इन्वेस्ट करेगा इन यूबी लिमिटेड या यूबी लिमिटेड के लोन के लिए कोई गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। सो हम सी लिमिटेड के ऑडिटर हैं और हम सी लिमिटेड की मैनेजमेंट से ये रिप्रेजेंटेशन लेते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज्ड है दैट इज ओके, इनके अलावा ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं, हम ऑडिटर हैं सी के ही, सी ने किसी से पैसा, एफ नाम की कंपनी से पैसा रिसीव नहीं करा। जहां पर एफ ने यह कहा था सी को कि हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं और सी तुम इस पैसे को किसी यूबी कंपनी के लिए इन्वेस्ट करोगे। तो ना तो मैं ऑडिटर हूं सी का, तो मैं दो रिपोर्टिंग करता हूं। सी की मैनेजमेंट ने मुझे लिखित में दिया है, रिप्रेजेंट किया है कि सी ने किसी इंटरमीडियरी को पैसा नहीं दिया विद अंडरस्टैंडिंग कि इंटरमीडियरी इस पैसे को अल्टीमेट बेनिफिशियरी के लिए यूज करेगा। नंबर दो, सी की मैनेजमेंट मुझे रिप्रेजेंटेशन देती है कि किसी फंडिंग कंपनी से पैसा मिला भी नहीं है विद अंडरस्टैंडिंग कि फंडिंग कंपनी हमें पैसा दे रही है और हम इस पैसे को किसी अल्टीमेट बेनिफिशियरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या उनके किसी लोन के लिए गारंटी या सिक्योरिटी देंगे। वेदर मैनेजमेंट रिप्रेजेंट no fund have been received from any entity with understanding that it shall lend or invest in other entity identified in any manner by the funding party or provide any guarantee or security on behalf of the ultimate beneficiary। and फिर हमें एक बात और रिपोर्ट करनी है that based on the audit procedures performed we are considering that कि ये जो रिप्रेजेंटेशंस मैनेजमेंट ने हमें दी हैं, इन रिप्रेजेंटेशन में कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। तो ऑडिटर का कंसीडरेशन दैट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस मेड अंडर दिस रूल डज नॉट कंटेन एनी मटेरियल मिस स्टेटमेंट। Next, reporting under rule number 11, whether the dividend declared or paid during the year it is in compliance with the section 123 of the Companies Act 2013। तो जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, पे किया गया है, क्या वो सेक्शन 123 के कंप्लायंस में है। एंड लास्ट and a very important one, whether company is using the accounting software which has the feature of recording audit trail facility। तो पहले बात करेंगे क्या ऐसा सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है। नंबर दो, क्या ये सॉफ्टवेयर थ्रू आउट द ईयर ऑपरेट हुआ है फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द सॉफ्टवेयर। नंबर तीन, audit trail feature has not been tampered। and number 4, audit trail has been preserved for the record retention। very important for 3 to 4 marks। point number 1, whether the company has used the accounting software which has the feature of recording audit trail facility। number 2, whether that software has been operated throughout the year for all the transaction recorded in the software। number 3, audit trail has not been tampered with। and number 4,
ऑडिट ट्रेल हैज बीन प्रिजर्व्ड फॉर द रिकॉर्ड रिटेंशन पीरियड, जो सेक्शन 128 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में प्रिस्क्राइब्ड है, 8 इयर्स प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर्स का। तो ये थी हमारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3। और लास्ट में सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 एंड 13 के अंदर जो ऑडिटर्स की ड्यूटीज हैं रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड की, यहां पर इंस्टीट्यूट ने बड़ा लिमिटेड कंटेंट रखा है। जो डिटेल्ड कंटेंट है, जो रूल नंबर 13 में बातें लिखी गई हैं डिटेल्ड में, वो एज सच स्टडी मटेरियल ने कवर नहीं की। ऑन द कंसीडरेशन की ये चीजें अब लॉ के पेपर के अंदर डिटेल में कवर कर ली गई है। रिपोर्टिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, if auditor has reason to believe that any offense of fraud involving the amount exceeding rupees 1 crore is committed on the company by the officer or the employees of the company, then such fraud is required to be reported to the central government in the prescribed manner। और prescribed manner कहां पर है? रूल नंबर 13, जिसमें बताया गया है विद इन 2 days of the knowledge auditor is required to report the fraud to audit committee or board of directors seeking their reply within next 40 days, and after receiving the reply auditor is required to submit the original report submitted to audit committee and the reply of the audit committee and comment over the reply of audit committee। 3 चीजें किसको? to the secretary ministry of corporate affairs in a sealed envelope by registered post or speed post followed by an email। तो वो जो डिटेल्ड प्रोसीजर है सारा, जिसके थ्रू फॉर्म नंबर ADT 4 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को रिपोर्टिंग होती है, वो एज सच स्टडी मटेरियल ने डिटेल कवर नहीं की है। तो जितना स्टडी मटेरियल की कवरेज है उतना ही हमें कवर करना है पेपर के लिए। रिपोर्टिंग टू ऑडिट कमेटी और बोर्ड, यदि फ्रॉड का अमाउंट लेस देन 1 करोड़ रुपीस है, देन ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू ऑडिट कमेटी और बोर्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। फिर वही रूल नंबर 13 में प्रिस्क्राइब्ड है, बट एज सच हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये है हमारा टॉपिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब बताएं किसी भी टॉपिक में कोई डाउट? हां जी, एनी डाउट? और डाउट नहीं है देन ऑल क्लियर या डन का मैसेज दे दो ताकि हम आगे बढ़ें। जी क्या कह रहे? ऑडिट ट्रेल वाला एक बार एक्सप्लेन कर दो। जी साहिल, ऑडिट ट्रेल वाला पॉइंट, ये ऑडिट ट्रेल होती क्या है? ऑडिट ट्रेल इट इज अ रिकॉर्ड जो बताता है कि एक ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड की गई, कब उसमें ऑल्ट्रेशन की गई है, ऑल्ट्रेशन किसने की, किस सिस्टम से की, उसका IP एड्रेस क्या था, ओरिजिनल क्या थी, ऑल्ट्रेशन के बाद क्या हो गई। तो कंपनी लॉ के अंदर रूल नंबर 11 में ऑफ कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014 ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई कि ऑडिटर आप चेक करें क्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल फैसिलिटी, एडिट लॉग मतलब एडिट चेंज करना और उसका एक रिकॉर्ड बनाना, क्या ऑडिट ट्रेल फीचर की फैसिलिटी अवेलेबल है, वेदर ऑल द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द सॉफ्टवेयर, तो क्या ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड रहा है थ्रू आउट द ईयर, ऑडिट ट्रेल के साथ कोई टेम्परिंग नहीं की गई है, एंड ऑडिट ट्रेल फैसिलिटी, जो ऑडिट ट्रेल के रिकॉर्ड्स हैं दे आर केप्ट फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ रिकॉर्ड रिटेंशन। तो 4 चीजें। तो पहला, क्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल फैसिलिटी, एडिट लॉग की फैसिलिटी अवेलेबल है, वेदर that software has operated throughout the year for recording of transactions, audit trail facility, audit trail
record has not been tampered with audit trail feature and record are been reserved for a record retention period. तो ये है हमारा टॉपिक एज टू द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर कंपनी एक्ट 2013। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक कारो 2020। कारो 2020 में दो टॉपिक्स आ जाते हैं। पहला कारो की एप्लीकेबिलिटी और दूसरा वेरियस मैटर्स दैट आर टू बी रिपोर्टेड अंडर कारो 2020। पहला पॉइंट, कारो कौन कौन सी कंपनीज पर एप्लीकेबल है? कारो अप्लाई टू ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज एक्सेप्ट बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनीज लाइसेंस टू ऑपरेट अंडर सेक्शन 8, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट बीइंग a subsidiary or holding of public company which satisfies three condition. पहली condition, paid up capital reserve and surplus shall not exceed rupees 1 crore. Total borrowing from bank and financial institution at any point of time during the year shall not exceed rupees 1 crore. Total revenue as disclosed by the schedule 3 including the revenue from discontinuing operation shall not exceed rupees 10 crore। बट इसकी एक प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम क्या थी? स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया आ जाता है पेड अप कैपिटल 4 करोड़ एंड टर्नओवर 40 करोड़ का। तो स्मॉल कंपनी, यदि एक कंपनी स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में क्लासिफाइड हो जाती है देन फिर इन कंडीशंस को एज सच देखने की आवश्यकता नहीं है। और इसका आपको ध्यान हो तो मैंने क्लास में पूरा एक डिटेल्ड चार्ट भी बनवाया था, एग्जांपल्स भी लिए थे कि कैसे हम स्मॉल कंपनी के कॉन्सेप्ट को और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कॉन्सेप्ट को कंसीडर करेंगे विद सब्सिडियरी एंड होल्डिंग एस्पेक्ट्स। क्योंकि यहां पर स्पेसिफिकली वर्ड लिखा है पब्लिक कंपनी, यदि ये प्राइवेट कंपनी की सब्सिडियरी है तो, और जो कंपनी होल्डिंग या सब्सिडियरी की डेफिनेशन में आ जाती है वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। सो यदि एक्स प्राइवेट लिमिटेड है वो ए प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की ये होल्डिंग है, ये सब्सिडियरी है और दोनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, देन क्या ये दोनों स्मॉल कंपनी बनेगी? बताओ जरा। हां जी, साहिल, वरुण, प्रज्ञा, जवाब दो बेटा। ए प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड की, तो क्या ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में कभी आ सकती हैं? इनकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से नीचे है एंड टर्नओवर 40 करोड़ से नीचे है। जवाब है कभी नहीं आएंगी। क्यों? होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी स्मॉल कंपनी में क्लासिफाई हो ही नहीं सकती। ओके, तो ये स्मॉल नहीं है। क्या ये कारों पर हमेशा एप्लीकेबल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक कंपनी की होल्डिंग सब्सिडियरी नहीं है। फिर क्या ऐसी कंपनी पर ये कंडीशंस चेक की जाएंगी? ऑफ कोर्स चेक की जाएंगी, कारों की एप्लीकेबिलिटी को चेक करने के लिए। तो ये कंडीशंस लिखी हुई भी हैं स्मॉल कंपनी की। अ कंपनी इफ कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी it remain exempted from the applicability of the order even if it falls under any of the criteria specified for the private company। तो या तो आप स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल कर दो, स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो बात ही खत्म हो गई। होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, सब्सिडियरी नहीं होनी चाहिए, पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से नीचे होनी चाहिए, टर्नओवर 40 करोड़ से नीचे होनी चाहिए।
Small company means a company other than a public company paid up capital of which shall not exceed 4 crore. Turnover as per last P&L account for the immediate preceding financial year does not exceed rupees 40 crore. तो यदि ये दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं और ये कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी नहीं है किसी भी कंपनी की, तो ये स्मॉल कंपनी बन जाएगी. एंड वंस अ कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर द स्मॉल कंपनी इट विल रिमेन एग्जम्प्टेड इररिस्पेक्टिव. ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही. एक सेकेंड. नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट नोट, और वो क्या है, क्या कारो की ऑडिट रिपोर्टिंग, कारो की रिपोर्टिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट बनाते वक्त भी करनी है. सिर्फ एक पैरा. कौन सा? पैरा नंबर 3 क्लॉज नंबर 21. पैरा 3 क्लॉज नंबर 21. So Caro shall not apply over the audit report on consolidated financial statement except para 3 clause 21. Now, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? The various matters that are to be reported under Caro 2020. कारो 2020 में कौन से मैटर्स हैं जिसकी रिपोर्टिंग हमें करनी है? कितने क्लॉज हैं? टोटल 21 क्लॉज हैं. पैरा 3 क्लॉज 1 फिक्स्ड असेट्स का, या आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, जिसके अंदर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट वेदर द प्रॉपर रिकॉर्ड्स showing full particulars including quantitative details and location of property plant equipments are being maintained. Full particulars including quantitative details and location are being maintained. Whether the proper records showing full particulars of intangible assets are being maintained. Whether physical verification of the property, plant and equipment is being conducted at a reasonable interval by the management. Whether any material discrepancies noticed during the physical verification, and if yes, whether that discrepancy has been properly dealt in the books of account. Whether the title deeds of all the immovable properties are being held in the name of the company. If not, provide the details mean description of the property, carrying value of the property, whether held in the name of director, promoter or any of the relative of the company, reasons for holding the property in the name of other person, the period for which this property is being held in the name of other persons. Next, whether company has revalued its property, plant, equipment or intangible assets or both during the year. यदि हाँ, तो क्या ये revaluation it is based on the valuation by a registered valuer, and if change is the 10% or more in aggregate of net carrying value of each class of the property, plant, equipment or intangible asset, auditor is required to specify the amount of change. तो चेंज का अमाउंट स्पेसिफाई करना है यदि अमाउंट ऑफ चेंज इज 10% और मोर ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ असेट. वेदर any proceedings have been initiated or pending against the company
for holding any Benami property under Benami Transactions Prohibition Act 1988 and its rule? If yes, whether appropriate disclosures are being given in the financial statement. तो क्या कंपनी के अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड है या पेंडिंग है फॉर होल्डिंग अ बेनामी प्रॉपर्टी अंडर द प्रोविजंस ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशंस एक्ट 1988? यदि हां, कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई हैं या पुरानी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, देन आपको रिपोर्ट करना है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन बेनामी प्रोसीडिंग्स, बेनामी प्रॉपर्टी की प्रोसीडिंग्स की appropriate disclosures as required by schedule 3 are being made. और ये डिस्क्लोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, यदि आपको ध्यान आ रहा हो तो आपके ही सिलेबस में चैप्टर नंबर 5 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लास्ट टॉपिक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स अंडर शेड्यूल नंबर 3, तो जिसमें बेनामी ट्रांजैक्शन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिपोर्टिंग, कुछ रेशोज की रिपोर्टिंग, ऐसे कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें बेनामी तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की रिपोर्टिंग में एक फिजिकल वेरिफिकेशन का पॉइंट है और दूसरा वर्किंग कैपिटल लिमिट का। Whether physical verification has been conducted at a reasonable interval by the management. Whether coverage and procedure of verification by the management is appropriate. Whether during the verification any discrepancy of 10% or more in aggregate for each class of the inventory were noticed. If yes, whether that discrepancy has been properly dealt in the books of account. तो पहली रिपोर्टिंग तो इन्वेंट्री की किस पर आ गई? फिजिकल वेरिफिकेशन पर। Whether physical verification of inventory is being conducted by the management at reasonable interval. अब आपको यदि ध्यान आ रहा हो, मैंने आपको फिक्स्ड असेट्स का भी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का रीजनेबल इंटरवल भी बताया था और इन्वेंट्री का भी बताया था रेगुलर क्लास में। इन्वेंट्री का मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूं, वंस इन एवरी ईयर, एटलीस्ट वंस एवरी ईयर। रीजनेबल इंटरवल पीपीई का भी वंस एवरी ईयर। However, considering certain factors, location of assets, number of assets, difficulties faced during the physical verification, etc., the period can be, बताओ जी कितना पीरियड बताया था आपको? हाउ मच पीरियड? सोचो, याद करिए, कितना पीरियड प्रिस्क्राइब था, बताया था? वंस एवरी, राइट, once every 3 years, 3 साल में एक बार कम से कम। चलो, इन्वेंट्री का दूसरा, क्या कंपनी को वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन हुई है इन एक्सेस ऑफ ₹5 करोड़ इन एग्रीगेट from the bank or financial institution on the basis of security of current assets? करंट असेट्स की सिक्योरिटी के बेसिस पर? यदि हां, तो जो क्वार्टरली स्टेटमेंट या रिटर्न कंपनी ने इन्वेंट्री की वैल्यू को या करंट असेट्स की वैल्यू को लेकर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास फाइल की है, तो वेदर दैट क्वार्टरली स्टेटमेंट्स और रिटर्न agree with the books of account of the company. If not, provide the details. डिटेल दीजिए। फिर मैच क्यों नहीं हो रही है करंट असेट्स की फिगर जो क्वार्टरली स्टेटमेंट में दी है आपने और जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी गई?
पैरा 3 क्लॉज नंबर 3 किस पर है? इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी लोन एडवांसेस, IGSLA। क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई इन्वेस्टमेंट की है, गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है, लोन दिया है या एडवांस दिया है इन द नेचर ऑफ लोन? किसको? एनी कंपनी, फर्म, LLP और एनी अदर पर्सन? यदि हाँ, तो यदि कंपनी ने कोई लोन या एडवांस या गारंटी सिक्योरिटी दी है, चार चीजें हैं इसमें, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, एडवांस, तो आपको बताना है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, एडवांसेस एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बैलेंस शीट डेट with respect of such loan, guarantee, advances, security to whom? To subsidiaries, joint venture and associate and to other person. Aggregate amount balance outstanding in respect of such loan, advance, guarantee, securities to parties other than subsidiaries, associate, joint venture. तो 5 पॉइंट्स में से आपका पहला पॉइंट बनता है लोन का, एडवांस का, गारंटी का, सिक्योरिटी का। आपको रिपोर्ट करना है क्या? एग्रीगेट अमाउंट प्लस आउटस्टैंडिंग बैलेंस, किसको? टू सब्सिडियरीज, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर एंड टू अदर्स। बी पॉइंट आता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है, गारंटी है, सिक्योरिटी है, लोन एंड एडवांसेस की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वेदर दे आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द कंपनी इंटरेस्ट। तो पांचवें पॉइंट में इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, लोन, एडवांस, दूसरे पॉइंट में, तो इसमें पांचों चीजें आ जाती हैं। They should not be prejudicial to the interests of the company. अब आगे के पॉइंट में आते हैं सिर्फ लोन एंड एडवांस। क्या कंपनी ने लोन एंड एडवांस जो दिया है उनके लिए रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का टर्म्स एंड कंडीशन स्टिपुलेट किया गया है? यदि हां, तो क्या आपकी प्रिंसिपल की रीपेमेंट और पेमेंट इंटरेस्ट की रिसीट रेगुलर है? वेदर द रीपेमेंट किसकी? प्रिंसिपल की। रिसीट किसकी? इंटरेस्ट की। वेदर दे आर रेगुलर। इफ नॉट मींस ओवर ड्यू है, तो कितना अमाउंट ओवर ड्यू है फॉर अ पीरियड मोर देन 90 days इज टू बी स्टेटेड एंड वेदर reasonable steps are being taken for the recovery of the principal and the interest. Reasonable steps have been taken by the company for the recovery of principal and interest. Point number 5, whether any loan or advance in the nature of loan which have fallen due during the year, आपने उनको रिन्यू तो नहीं करा, एक्सटेंड तो नहीं करा और सेटल तो नहीं करा फ्रेश लोन देकर? यदि किया है तो आप अमाउंट बताइए ऐसे लोन का जो आपने रिन्यू करे, एक्सटेंड करे, सेटल करे बाय फ्रेश लोन। उनकी परसेंटेज बताइए इन द एग्रीगेट ऑफ टोटल लोन्स, कि ऐसे लोन जो रिन्यू हुए, एक्सटेंड हुए, सेटल हुए, उनका अमाउंट डिवाइड बाय द टोटल लोन्स। परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट टू टोटल लोन और एडवांसेस। नेक्स्ट, क्या लोन एंड एडवांस दिए गए हैं विदाउट स्टिपुलेटिंग द टर्म्स रिलेटेड विद रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट? या लोन एंड एडवांसेस दिए गए हैं वेयर द रीपेमेंट्स आर ऑन डिमांड? यदि ऐसा है देन आप बताइए कितने अमाउंट के ऐसे लोन हैं, उनकी परसेंटेज टोटल लोन्स में कितनी है, एंड क्या ये लोन किसी
रिलेटेड पार्टी को या प्रमोटर को दिए गए हैं तो उसका अमाउंट भी बता दो। Whether company has granted any loan or advance in the nature of loans that are repayable on demand or without specifying any terms of period of repayment. यदि हाँ, specify the aggregate amount, percentage thereof to total loan granted, aggregate amount of loan granted to promoter or related parties. तो ये 6 पॉइंट है जो पैरा 3 क्लॉज नंबर 3 के अंदर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, रिपोर्टिंग तभी होगी यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट, लोन, एडवांस, गारंटी या सिक्योरिटी अवेलेबल करवाई है किसी कंपनी को, फर्म को, एलएलपी को और एनी अदर पर्सन को। इसका पहला पॉइंट लोन, एडवांस, गारंटी, सिक्योरिटी के रेफरेंस में है। दूसरा पॉइंट इन्वेस्टमेंट, लोन, एडवांस, गारंटी, सिक्योरिटी, पांचों चीजों के रेफरेंस में है। बट इसके आगे के 4 पॉइंट दे आर इन अ रिलेशन टू लोन एंड एडवांसेस ओनली। पैरा 3 क्लॉज नंबर 4, compliance of provisions of section 185 and 186 in respect of loans, investments, guarantee and security, whether the provisions of section 185 and 186 are being complied with or not. If complied with, well and good. If not complied with, provide the detail. क्या नॉन कंप्लायंस हुआ है सेक्शन 185 का एंड 186 का? पब्लिक डिपॉजिट्स इन रिलेशन टू any public deposits accepted by the company during the year or in relation to the amount which are deemed to be deposit under the provisions of Companies Act 2013, whether directives of RBI, provisions of section 73 to 76 of the Companies Act 2013, any other related provisions thereof, whether they are being complied with or not. If not, state the nature of contravention. And in relation to these deposits, if any order is being issued by Company Law Board, National Company Law Tribunal, Reserve Bank of India, any court or any other tribunal, whether that order is complied with or not. पैरा 3 क्लॉज 6 किस पर है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स पर। वेदर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड इज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 148 सबसेक्शन 1। इफ यस, वेदर द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड हैव बीन मेड एंड मेंटेन्ड। पैरा 3 क्लॉज नंबर 7 स्टैट्यूटरी ड्यूज का। स्टैट्यूटरी ड्यूज को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। कौन कौन से? एक अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज और दूसरे डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज कोई भी है, चाहे वो जीएसटी है, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो वैट है, चाहे वो सर्विस टैक्स है, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी है, चाहे वो कस्टम ड्यूटी है, चाहे वो सेस है, चाहे वो म्युनिसिपल टैक्स है और प्रोविडेंट फंड है, ईएसआई है, कोई भी अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी पेएबल एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, लॉ की रिक्वायरमेंट्स के अंदर, तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट वेदर द अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। when we use the word undisputed, इसका मतलब कोई झगड़ा नहीं है, आप अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं। तो अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज को रेगुलर डिपॉजिट कराया जा रहा है विद द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। Whether the undisputed statutory dues are paid regularly,
If not, then outstanding arrear as at balance sheet date for a period more than 6 months, auditor is required to state the amount. Disputed statutory dues के केस में auditor is required to state the amount under dispute and the forum where such dispute is pending. Next, para 3 clause number 8, unrecorded income. Whether any transaction that is not recorded in the books of account have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessment under Income Tax Act 1961, यदि हाँ, तो whether the transaction which is not previously recorded in the books of account has been properly recorded in the books of account during the year. Next, para 3 clause number 9, repayment of dues या लोन्स के रेफरेंस में, बोरोविंग्स के रेफरेंस में उनका डिफॉल्ट। तो पहला पॉइंट आता है, क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ एनी लोन और अदर बोरोविंग or in the payment of interest thereon to any lender? If yes, the period and amount of the default is to be reported. Nature of borrowing, amount that is not paid, period, जितने पीरियड का डिले हो रहा है वो सब आपको रिपोर्ट करना है। लेंडर का नाम, बोरोविंग्स की नेचर, अमाउंट ऑफ द बोरोविंग एंड पीरियड ऑफ डिफॉल्ट। क्या कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया गया है बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर लेंडर? थर्ड पॉइंट, जिन पर्पस के लिए टर्म लोन लिया गया था क्या उसी पर्पस के लिए टर्म लोन को अप्लाई किया गया? इफ नॉट, मींस लोन के अमाउंट को डाइवर्ट किया गया, तो आप बताइए कितना अमाउंट डाइवर्ट किया गया और किस पर्पस के लिए इस लोन के अमाउंट को एज सच यूज किया गया है। थर्ड, वेदर द फंड्स रेज्ड ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस, whether the funds raised on short term basis are utilized for long term purposes. जो फंड्स शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रेज किए गए थे क्या उनको लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए यूटिलाइज किया गया है? यदि हां, नेचर एंड अमाउंट इज टू बी इंडिकेटेड। Nature and amount is to be indicated. Third, whether company has taken any fund, किस लिए? So as to meet the obligation किसकी? सब्सिडियरीज, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए। यदि हां, आप डिटेल बताइए ऐसे लोन की with the nature of such transaction and amount involved. कितना लोन कंपनी ने लिया है, कितने फंड कंपनी ने रेज किए हैं? अपनी ऑब्लिगेशन के लिए नहीं, किसकी? सब्सिडियरीज, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर्स की ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। और फिर आगे आता है, कंपनी ने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है किसमें? इन द शेयर्स ऑफ सब्सिडियरीज, एसोसिएट्स, ज्वाइंट वेंचर। तो जो अमाउंट इन्वेस्टेड है इन द सिक्योरिटीज ऑफ सब्सिडियरीज, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर,
उन सिक्योरिटी को प्लेज करके कंपनी ने कहीं लोन तो नहीं ले लिया। तो आपको बताना है वेदर कंपनी हैज रेज्ड लोन ड्यूरिंग द ईयर ऑन द प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज in subsidiary, joint venture or associate companies. If so, give details thereof and also report if company has defaulted in repayment of such loan raised. कंपनी ने ऐसे लोन में कोई डिफॉल्ट तो नहीं कर दिया, ये ऑडिटर को रिपोर्ट करना है। सो पैरा 3 क्लॉज नंबर 9 रिपेमेंट ऑफ ड्यूज के अंदर हमारे ये 6 पॉइंट हैं जो हमें रिपोर्ट करने हैं। पैरा 3 क्लॉज नंबर 10 मनी रेज्ड बाय पब्लिक इशू एंड द टर्म लोन। टर्म लोन गलत वर्ड है, एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। सो यदि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने किसी आईपीओ या एफपीओ के थ्रू कोई फंड रेज किया है, तो जो भी फंड रेज किए गए वेदर दे आर अप्लाइड फॉर द पर्पसेस फॉर विच दीज आर रेज्ड, इफ नॉट डिटेल्स along with the delay or default and subsequent rectification are to be reported. आईपीओ से एफपीओ से पैसा रेज किया, बट देरी कर रहे हैं उस पैसे में, यूटिलाइजेशन में, डिफॉल्ट कर दिया, किसी और पर्पस के लिए यूज किया, क्या बाद में उसका पर्पस ठीक कर दिया? जहां गलत यूज किया था वहां से पैसा निकालकर जिस पर्पस के लिए यूज करना था वहां पर यूटिलाइज किया या नहीं किया? फिर यदि आपने पैसा प्राइवेट प्लेसमेंट या राइट इशू के थ्रू प्रेफरेंशियल बेसिस पर रेज किया है, तो क्या सेक्शन 42 एंड सेक्शन 62, जो 42 प्राइवेट प्लेसमेंट का, 62 राइट इशू का, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई किया गया? जिस पर्पस के लिए ये पैसा प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू रेज किया गया था, उसी पर्पस के लिए इस पैसे को यूटिलाइज किया गया या नहीं किया गया? Whether company has made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures during the year. If yes, whether the requirements of section 42 and 62 of Companies Act 2013 have been complied with. Whether the funds raised have been used for the purposes for which the funds were raised. If not, provide details in respect of the amount involved and nature of non-compliance. Next one. अच्छा, पहले तो मुझे पैरा 3:1 से लेकर 3:10 तक कोई आपका डाउट है तो वो बता दो। 3:1 से 10 तक जल्दी लिख करके भेजिएगा, 2 मिनट है आपके पास।
हाँ जी, डाउट आया है भाविक का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपीओ एंड एफपीओ। अरे इतना सिंपल, ये भी कोई डाउट है? आईपीओ दैट मीन्स सिक्योरिटीज issued for first time to public. FPO further public offer, securities issued after IPO। पहली बार जब लिस्टिंग होती है किसी सिक्योरिटी की तो वो आईपीओ होता है। देयर आफ्टर उसके बाद सेम सिक्योरिटीज को दोबारा से इशू किया जाता है। आपकी कैपिटल बहुत बड़ी है 50 करोड़ की, 20 करोड़ आपने पहले इशू किया, 15 करोड़ आप बाद में इशू कर रहे हैं, तो जो 20 करोड़ पहले इशू हुआ वो आईपीओ, 15 करोड़ जो बाद में इशू हुआ दैट इज एफपीओ। हाँ जी, और कोई डाउट? तो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉड, पैरा 3 क्लॉज 11 फ्रॉड का, वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी or any fraud on the company has been noticed or reported during the year। यदि हां, nature and amount of the fraud is to be reported। नंबर 2, whether any report under section 143 subsection 12 of the Companies Act has been filed with the central government in form number ADT4 as prescribed under rule number 13 of Companies Audit and Auditor Rule 2014, जो अभी हमने 143/12 की फ्रॉड की रिपोर्टिंग के अंदर भी डिस्कस किया था। एंड वेदर ऑडिटर हैज कंसीडर्ड विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय द कंपनी। नेक्स्ट वन, निधि कंपनी। ये May 24 के एग्जाम में आया भी है क्वेश्चन। May 24 के एग्जाम में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे। एक निधि कंपनी का क्वेश्चन आया था कारों का, और दूसरा SA 600 के अंदर प्रिंसिपल ऑडिटर के प्रोसीजर्स आए थे। ये 2 क्वेश्चन थे जो May 24 के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, निधि कंपनी। क्या निधि कंपनी नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट लायबिलिटी इन द रेशियो ऑफ 1:20 को कंप्लाई कर रही है? Whether the Nidhi company is maintaining 10% unencumbered term deposits so as to meet out the liability, whether there has been any default in payment of interest on deposits or repayment thereof, जो भी डिपॉजिट लाइबिलिटीज कंपनी ने एक्सेप्ट की थी, तो वेदर देयर इज एनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट अमाउंट, यदि हां डिटेल दे दो। पैरा 3 क्लॉज 13 ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज, whether the transactions with the related parties are in compliance with the section 177 and 188 of the Companies Act 2013, and whether the details disclosed in the financial statements are as per the applicable requirements of applicable AS। जो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर्स दिए गए या नहीं दिए गए। से फॉर एग्जांपल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स अंडर AS 18। पैरा 3 क्लॉज 14 इंटरनल ऑडिट, वेदर द कंपनी इज हैविंग द इंटरनल ऑडिट सिस्टम दैट इज कमेंसरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी, वेदर statutory auditor has considered the report of internal auditor, whether the company has internal audit system that is commensurate with the size and nature of business, whether reports of internal auditor were considered by the statutory auditors, non-cash transactions with the director, whether company has entered into any non-cash transactions with the directors or persons connected therewith, if yes, whether provisions of section 192 has been complied with or no।
सेक्शन 192 की कंडीशंस मैंने आपके साथ रेगुलर क्लास में डिस्कस भी की थी, बट एज सच इंटर लेवल पर मुझे नहीं लगता उन कंडीशंस को कभी पूछा जाएगा, क्योंकि सेक्शन 192 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 आपके सिलेबस में ही नहीं है, लॉ में फाइनल में पढ़ोगे। पैरा 3 क्लॉज नंबर 16, दैट इज रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। किन कंपनीज के केस में है? एनबीएफसी के कंपनीज में। वेदर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 45IA ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। यदि हां तो क्या रजिस्ट्रेशन ले लिया गया है? Whether company has conducted any non-banking financial or housing finance activity without having a valid certificate of registration, and where the company is a core investment company, whether it continue to fulfill the criteria of core investment company, and if it is a exempted or unregistered core investment company, again whether it fulfill the criteria for exemption. In case company is an exempted or unregistered core investment company, whether it continue to fulfill such criteria. Whether group has more than one core investment company as part of the group. If yes, indicate the number of core investment companies in the group. Cash losses. Whether company has incurred cash losses during the current year and the immediate preceding financial year. If yes, state the amount of such losses. Current year and immediate preceding financial year. Next, consideration of issues raised by the outgoing auditor. क्या ड्यूरिंग द ईयर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रिजाइन किया है? यदि रिजाइन किया है तो जो इनकमिंग ऑडिटर है, जो आउटगोइंग की जगह पर आया है, तो इनकमिंग ऑडिटर हैज कंसीडर्ड एनी इशू, ऑब्जेक्शन और कंसर्न रेज्ड बाय द आउटगोइंग ऑडिटर। और मैंने आपको रेगुलर क्लास में भी आपको पैरा 3 क्लॉज 18 एंड पैरा 3 क्लॉज 8 अनरिकॉर्डेड इनकम का एक कंबाइंड क्वेश्चन सीए फाइनल का करवाया था। आपके क्वेश्चन बैंक में नहीं है इंटर में, क्योंकि वो सीए फाइनल का क्वेश्चन है, मई 2024 के एग्जाम में आया है। और इंटर के एग्जाम में सितंबर 24 या जनवरी 25 में कब आ जाएगा पता नहीं। बाद में मत कहना बताया नहीं था सर आपने, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो समझदार को ना इशारा काफी होता है, आपको इशारा कर दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरह से दोनों क्लॉज को याद रखिएगा, पैरा 3 क्लॉज 8 एंड पैरा 3 क्लॉज नंबर 18। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पैरा 3 क्लॉज नंबर 19, existence of material uncertainty as to the ability of the company to meet out its liability exists on the balance sheet date, whether on the basis of financial ratios, on the basis of aging and expected realization of financial asset and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, auditor's knowledge of management and BOD plans, whether auditor is of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of the audit report that company is capable of meeting its liability, जो बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती थी, उन लाइबिलिटीज को एज एंड व्हेन दे फॉल्स ड्यू ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ कंपनी इज एबल टू पे देम। कोई अनसर्टेनिटी नहीं है इस चीज के ऊपर कि कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को जो बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती थी एज एंड व्हेन फॉल ड्यू इन नेक्स्ट 12 मंथ कंपनी पे नहीं कर पाएगी। ऐसी कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती है। पैरा 3 क्लॉज 20 अगेन इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर ऑफ अनस्पेंट CSR अमाउंट, whether in respect of other than ongoing projects, company has transferred the unspent amount to the fund specified in schedule 7 to Companies Act 2013 within 6 months of the expiry of financial year, but
इन केस ऑफ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, ऑन गोइंग क्या होते हैं, अदर देन ऑन गोइंग क्या होते हैं, आपको आइडिया है? क्योंकि इसकी डिटेल हमने डिस्कस भी की थी, जिसमें एग्जांपल लिया था ऑन गोइंग का। कोई स्कूल, प्राइमरी स्कूल बना रहे हैं, कोई डिस्पेंसरी बना रहे हैं जिसमें खर्चा अगले साल होना है। तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के केस में आपको अमाउंट ट्रांसफर करना है टू अ स्पेशल अकाउंट जिसका नाम है अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट। और सेक्शन 135 कितने डेज में ट्रांसफर मांगता है? 30 डेज में। कारों में तो नहीं मुझे रिपोर्ट करना 30 डेज, बट ट्रांसफर किया या नहीं किया वो बताना है। कंपनी लॉ में 30 डेज स्पेसिफाइड है। whether any amount remaining unspent under section 135 subsection 5 pursuant to any ongoing project has been transferred to special account in compliance with the provisions of section 135 subsection 6 of the said act. Para 3 clause 21 remarks in Caro reports of group companies whether there have been any qualification or adverse remarks by the respective auditor in Caro report of companies included in consolidated financial statement। यदि हां तो डिटेल दीजिए इन कंपनीज की जिनकी कारो की रिपोर्ट में नेगेटिव कमेंट है, एंड पैराग्राफ नंबर दैट कंटेन सच क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क्स। पैरा 3 क्लॉज 21 मुश्किल है इंटर लेवल पर पूछना। सीएफएस का टॉपिक फाइनल के सिलेबस में है। सीएफएस की ऑडिट, ग्रुप ऑडिट के नाम से पूरा चैप्टर है, वहां ज्यादा चांसेस हैं इसके। बट पैरा 3 क्लॉज 20 सीएसआर, पैरा 3 क्लॉज 8 एंड 18 का कंबाइंड क्वेश्चन, वो ये दोनों इंपॉर्टेंट बनते हैं। बाकी तो जो जनरल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो मैंने आपको रेगुलर क्लास में कई बार बताया है। तो इसके साथ हमारे चैप्टर नंबर 8 की भी थॉरोली सारे टॉपिक्स को हमने रिवाइज कर लिया है। और अब क्या करेंगे, बैंक ऑडिट का चैप्टर शुरू होना है, वो तो कल से शुरू कराऊंगा रेगुलर टाइमिंग्स पर। अब क्या करना है, अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, और उसके बाद इस चैप्टर की जो इंटीग्रेटेड केस स्टडीज हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। इंडिविजुअल एमसीक्यूज अब आने भी बहुत कम हो गए हैं और वो आसान होते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी मैंने आपके ऊपर छोड़ दी। किसी भी इंडिविजुअल एमसीक्यूज में कोई डाउट आए कभी भी क्लास में पूछ लीजिएगा या ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है? या फोन पर पूछ लेना किसी में स्पेसिफिकली डाउट हो तो। हम डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज की, राइट? तो मिलते हैं आफ्टर 10 मिनट्स। तो इस सेशन की रिकॉर्डिंग को मैं ओवर कर देता हूं, यूट्यूब पर डालनी है, और फिर नेक्स्ट सेशन की रिकॉर्डिंग करेंगे विद द एमसीक्यू सेशन। बाय, मिलते हैं अभी ब्रेक के बाद।